मैं हूं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डेरिक वॉलकॉट की फेमस पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका की समरी। इस वीडियो में मैं पोएम को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मार्क्स और 15 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कॉलेज नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये पोएम मोमो मूवमेंट के रिस्पॉन्स में लिखी गई थी। 1950s में केन्या के लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ स्ट्रगल किया। वॉलकॉट खुद भी कॉलोनियल रूल को पसंद नहीं करते थे। ये पोएम 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। पहले 2 स्टैंजाज में स्पीकर ब्रिटिश और अफ्रीकन दोनों तरफ की वायलेंस और क्रूअल्टी को हाईलाइट करता है, जबकि थर्ड स्टैंजा में वो अपने पर्सनल पेन और इनर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करता है। स्पीकर कंफ्यूज्ड है कि वो किस साइड को चूज करे, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर से भी डीपली कनेक्टेड है और अफ्रीकन कल्चर को भी नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए वो एक ड्यूअल आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है। वॉलकॉट के ग्रैंडफादर वाइट यानी ब्रिटिश थे और उनकी ग्रैंडमदर ब्लैक यानी अफ्रीकन थी। अल्टीमेटली ये पोएम 2 मेजर इश्यूज से डील करती है। पहला, केन्या में कॉलोनियल रूल और वायलेंस, और दूसरा, स्पीकर की अपनी कन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी, जिसकी वजह से वो डीप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फील करता है। अब चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। A wind is ruffling the tawny pelt of Africa। टॉनी पेल्ट का मतलब है एक जानवर के गहरे पीले रंग की चमड़ी। यह अफ्रीका के मैदानों में डीप येलो ब्राउनिश रंग की घास। तो स्पीकर कहता है कि हवा का झोंका इस गहरी पीली घास को हिलाता है, यानी उसे डिस्टर्ब करता है। यहाँ विंड सिंबॉलिकली जाहिर कर रही है कॉलोनियल रूल्स को कि किस तरह वो अफ्रीका के लोगों पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे थे। कीको क्विक एज फ्लाइज। कीको कीनिया का बहुत मशहूर और एजुकेटेड कबीला है जिन्होंने माऊ माऊ मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। वो मक्खियों की तरह तेज हैं जो इस बात को समझते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ तजारत करने नहीं आए बल्कि उन पर कब्जा करने और उन्हें कॉलोनाइज करने आए हैं। लिहाजा वो रिएक्ट करते हैं और फिर वो भी वायलेंस को सपोर्ट करने लगते हैं। बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्ड। वेल्ड का मतलब है अफ्रीका के हरे भरे मैदान, और फिर अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में खून की नदियां बहने लगती हैं। कॉर्पसेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। अफ्रीका की खूबसूरत जन्नत जैसी जमीन पर अब हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। Only the worm, kernel of carrion, cries। worm कीड़े को कहते हैं और स्पीकर यहाँ worm ब्रिटिशर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो उन बसीदा लाशों का वर्थलेस हेड है। वो चीखता है, Waste no compassion on these separate head। वो कहता है कि इन मुर्दा लोगों में से हर एक के लिए हमदर्दी महसूस करने की जहमत ना करो, यानी उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये लाइन ब्रिटिशर्स का अफ्रीकन्स पर जुल्मो सितम जाहिर करती है। स्टैटिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज। ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल्स को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ अदाद शुमार यानी मुख्तलिफ लॉजिक्स इस्तेमाल करते हैं और उल्मा बहस करते हैं। द सेलियंट्स ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी कि इस नुमाया दौर में आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए ये कॉलोनियल पॉलिसी ज़रूरी है। What is that to the white child hacked in bed? लेकिन इन सब पॉलिसीज में एक वाइट बच्चे का क्या कसूर है जिसे बिस्तर पर काट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी जब वाइट पीपल ब्लैक्स पर जुल्मो सितम करते हैं तो ब्लैक्स भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते हैं और उन मासूम बच्चों को मार देते हैं। तो स्पीकर कहते हैं उन मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है। टू सेवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूज। और उन मासूम अफ्रीकन्स का क्या कसूर है जिन्हें बेकार यहूदी समझकर मार दिया जाता है, जिस तरह हिटलर ने ज्यूज को वर्थलेस समझकर मरवा दिया। थ्रेश्ड आउट बाय बीटर्स, द लॉन्ग रशेस ब्रेक। बीटर्स यहाँ अफ्रीकन फार्मर्स को कहा गया है। लॉन्ग रशेस मतलब लंबी लंबी घास। अफ्रीकन फार्मर्स लंबी लंबी घास या लंबी लंबी फसलों को पीट कर उससे अनाज अलग किया करते थे।
इन अ वाइट डस्ट ऑफ इब्सिस whose cries। इब्सिस एक सफेद रंग का खूबसूरत परिंदा है जो अफ्रीका में पाया जाता है। और जैसे ही इब्सिस अपने पंख उड़ाते हुए और परों से धूल उड़ाते हुए उस घास से बाहर निकलता तो वो अफ्रीकन्स उनका शिकार कर लेते और इब्सिस चीखता हैव व्हील्ड सिंस सिविलाइजेशंस डॉन। और इस परिंदे की चीखें अफ्रीका में ब्रिटिशर्स की सिविलाइजेशन आने से पहले भी सुनी जाती थी। फ्रॉम द पार्स रिवर और बी स्टीमिंग प्लेन। और इब्सिस परिंदे की ये चीख सूखी नदी से लेकर बड़े जानवरों के मैदान तक सुनाई देती। इन लाइंस में स्पीकर कहता है कि अफ्रीका के लोग हमेशा से ही बर्बरियत करते आ रहे हैं और उनके लिए वायलेंस कोई नई चीज नहीं है। The violence of beast on beast is read as natural law। अगर एक जानवर किसी दूसरे जानवर को मारता है यानी वायलेंस करता है तो उसे नेचुरल लॉ पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा तो वो क्या खाएगा और जिंदा कैसे रहेगा। यहाँ बीस्ट का लफ्ज अफ्रीकन हंटर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर वो लोग सरवाइव करने के लिए वायलेंस एक दूसरे पर कर रहे हैं तो नेचुरल है। बट अपराइट मैन सीक्स हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन। लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्रिटिशर्स जो खुद को खुदा समझते हैं और खुद को डिवाइन क्रिएचर कह रहे हैं और वो अगर खुद को सिविलाइज्ड समझते हैं तो वो लोग भी तो तशद्दुद कर रहे थे। डिलीरियस एज दीज वरीड बीज। डिलीरियस मतलब कंफ्यूज या हवास बाख्ता। इंसान इस खुदा परस्ती को अपनाने के शौक में हवास बाख्ता हो गए हैं कि जिस तरह ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजेशन के नाम पर अफ्रीकन्स पर जुल्म सितम कर रहे थे, इसी तरह अफ्रीकन्स अपने से कमज़ोर जानवरों पर जुल्म करते थे। सो इंसान पावर की भूख में परेशान जंगली जानवर की तरह कंफ्यूज था। हिज वार्स डांस टू द टाइटेंड कार्केस ऑफ अ ड्रम। और फिर वो लोग यानी अफ्रीकन्स अपनी जंगों में मरे हुए जानवरों की खाल से बने हुए ढोल को बजाते और रक्स करते। टाइटन कार्कस यानी किसी मरे हुए जानवर की खाल से एक ढोल बनाया जाता था। वाइल ही कॉल्स करेज स्टिल दैट नेटिव ड्रेड। ड्रेड मतलब खौफ या फियर। और फिर नेटिव लोग यानी अफ्रीकन्स इसे हौसला और हिम्मत कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों का खौफ था। ऑफ द वाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय डेड। और फिर वाइट पीपल को यानी ब्रिटिशर्स को सुकून का एक झूठा एहसास होता कि अपने खिलाफ मज़ाहमत करने वालों को उन्होंने मार दिया। सो पहले दो स्टैंजास में पोएट अफ्रीकन्स और ब्रिटिशर्स दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं और दोनों की क्रुएलिटी को जाहिर करते हैं। अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स। एक बार फिर से ज़रूरत के वहशियाना ख्याल को तशद्दुद का जवाब पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अफ्रीकन्स अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए इसे ज़रूरत कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो रिवेंज ले रहे होते हैं अपॉन द नैपकिन ऑफ अ डर्टी कॉज। और जिस रुमाल में वो अपने खून से रंगे हुए हाथ साफ करते हैं वो रुमाल खुद ही मैला है, क्योंकि अफ्रीकन्स खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर से बदला लेने के लिए जंग लड़ रहे थे। सो उनका कॉज इटसेल्फ डर्टी था। अ वेस्ट ऑफ और कंपैशन एज विद स्पेन। यहाँ स्पेन का नाम स्पेनिश सिविल वॉर को जाहिर करता है। स्पीकर कहते हैं जिस तरह स्पेनिश सिविल वॉर में किसी एक मुल्क के लिए कंपैशन शो करना वेस्ट था, इसी तरह अफ्रीकन्स या ब्रिटिशर्स किसी एक के लिए कंपैशन जाहिर करना वेस्ट होगा, क्योंकि दोनों ही वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। द गुरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन। यहाँ गुरिल्ला ब्लैक अफ्रीकन्स को कहा गया और सुपरमैन वाइट ब्रिटिशर्स को, यानी ऐसा लग रहा है जैसे गुरिल्ला सुपरमैन के साथ लड़ाई कर रहा हो। आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ। अब पोएट कहते हैं मेरी रगों में दोनों का ही खून जहर आलूद है, यानी पोएट का ग्रैंडफादर ब्रिटिशर था और ग्रैंड मदर अफ्रीकन थी। वेयर शैल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन। पोएट कहते हैं कि अब मैं किसकी तरफ जाऊं, क्या अपनी रगों को डिवाइड कर दूं। आई हु हैव कर्स द ड्रिंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल। फिर पोएट कहता है कि मैं इस ड्रिंकिंग किए हुए ब्रिटिश ऑफिसर को कर्स करता हूँ जो वायलेंस क्रिएट करता है। हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। और मैं इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब कैसे करूं, अफ्रीका का या इंग्लिश लैंग्वेज का जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव।
اور میں ان دونوں کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں اور ان دونوں کو کیسے وہی دوں جو انہوں نے مجھے دیا. ہاؤ کین آئی فیس سچ سلاٹر اینڈ بی کول؟ میں کیسے اس سارے تشدد کا سامنا کر سکتا ہوں اور پرسکون رہ سکتا ہوں. ہاؤ کین آئی ٹرن فرام افریقہ اینڈ لیو؟ میں کیسے افریقہ کو چھوڑ سکتا ہوں اور زندہ رہ سکتا ہوں. ویز اسی کے ساتھ یہ پوئم اینڈ ہوتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں. جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں مینشن کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ امپورٹنٹ کویسچنز شیئر کروں گی، تو دیکھیے اگر آپ کو وہ کویسچنز چاہیے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں جا کر لکھ دیجئے کویسچن اور واٹس ایپ کریں. نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. میری ٹیم آپ کو پرسنلی رپلائی کرے گی اور آپ کو ان امپورٹنٹ کویسچنز کا PDF سینڈ کر دے گی. تو دیر کس بات کی؟ کامنٹ کیجئے، واٹس ایپ کیجئے اور اپنی پریپریشن کو اور اسٹرانگ بنائیے.